अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हैदर मुश्ताक फ्रॉम हादी एमएचएन कंपनी। इस वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल और 100% जेन्युइन प्रैक्टिकल सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे विच इज़ फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो सकती है, तो स्टे विद मी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर मैं मैक्सिमम जो है आप लोगों को बता सकूं। अच्छा, अब इस सेक्शन के अंदर जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, उसके सेक्शन 15 के हम लोग पहुँचे हैं सब सेक्शन 4 तक। अब ये क्यों मैंने कहा कि 100% प्रैक्टिकल है, ये फेयर मार्केट रेंट के ऊपर है ये वाली वीडियो। अब ये जो हमारे पास आइरस की जो प्रॉपर्टी की टैब है, यहाँ पे जो हम कोड 2001 में लिखते हैं रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब यहाँ पे जो रेंट रिसीव और रिसीवेबल है वो हमारा एटलीस्ट फेयर मार्केट रेंट या फेयर मार्केट रेंट से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा तो ओबियसली प्रैक्टिकली नहीं होता, तो एटलीस्ट हमारा थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड वो फेयर मार्केट रेंट है, यानी कि हम फेयर मार्केट रेंट से कम नहीं लिख सकते। तो मैं जो भी आपको ये बताने जा रहा हूँ, सब सेक्शन 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो रिलेट करता है रेंट रिसीव और रिसीवेबल, यानी कि रिसीट साइड के ऊपर कोड 2001 में जो हमने लिखना है। तो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने हमारे साथ रहना है सेक्शन 15 के सब सेक्शन 4 में। अब ये जो है हमारा 100% प्रैक्टिकल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब ये सब सेक्शन 4 जो है ये डील करता है फेयर मार्केट रेंट से। तो इसके साथ एक दो जो सेक्शंस हैं एसोसिएटेड है, इससे थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास सब सेक्शन 4 है, ये इसको आप स्टडी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, मैं इसको मतलब डिक्टेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सबसे पहले जो है उसने हमें कहा कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5, इट मीन्स के इस सेक्शन के साथ सब सेक्शन 5 जो है वो एसोसिएट है इसी सेक्शन का। अगर उसके अंदर किसी किस्म के कोई एक्सेप्शन, लिमिटेशन, कंडीशन या कोई ट्रीटमेंट या कोई एग्जम्पशन दी हुई है, तो हम जब कंप्यूट कर रहे होंगे फेयर मार्केट रेंट को, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे और उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद इसने कहा कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब देखें हर सेक्शन में ऑलमोस्ट सब सेक्शन के अंदर ही आता है, तो यानी कि जो कैश हमने रिसीव किया या हमारा जो ड्यू हुआ है, हमने बेशक एक्चुअली में रिसीव नहीं किया, बट वी हैव ऑलरेडी अर्नड दैट रेंट बाय अ पर्सन। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बता दिया। उसके बाद है लेस देन द फेयर मार्केट रेंट। अब फेयर मार्केट रेंट का उसने कहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कि अगर सब सेक्शन 5 की हम इनकॉर्पोरेशन के बाद जो हम रेंट रिसीव किया या करे, हमारा ड्यू लीगली ड्यू है बाय अ पर्सन लेस देन द फेयर मार्केट रेंट फॉर दैट प्रॉपर्टी, दैट द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग ड्राइव द फेयर मार्केट रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो रेंट है एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट, जो मैं इजीली मार्केट में ओपनली इजीली नॉर्मली फेच कर सकता हूँ, वो 100 रुपीज़ है, और मैंने एफबीआर को रिपोर्ट किया हुआ है 70 रुपीज़। तो एफबीआर कहेगा कि नहीं, एफबीआर कहेगा कि बिल्कुल नहीं, 70 जो है मैं आपकी इस रेंट को कंसीडर नहीं करूँगा, आपने 100 रेंट ही रिसीव किया है और मैं इसके ऊपर आपसे टैक्स लगाऊंगा फॉर दैट पीरियड। एक टैक्स पीरियड जो है मैंने आपको बताया कि पीरियड क्या होता है, कि अगर जिस पीरियड के अंदर उस प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट किया, जो हमने उसको रेंट रिसीव किया या रेंट पे दी हुई थी, वो पूरे एक टैक्स ईयर के अंदर 12 माह के मंथ के अंदर वो 3 माह था, 4 माह था, 6 माह था, जितना भी था इन दैट टैक्स ईयर, जो मैंने आपको बता दिया। अब इस सब सेक्शन को मैं आगे आपको डिफाइन करने से पहले चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि सेक्शन 68 फेयर मार्केट रेंट वो क्या कहता है इसको। अच्छा, अब फेयर मार्केट रेंट सेक्शन 68 जो है उसमें वो कहता है कि जनाब जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो चाहे किसी प्रॉपर्टी की हो, वो चाहे किसी रेंट की हो, एसेट की, सर्विस या परक्विजिट या कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी जो भी प्राइस होगी वो ऑर्डिनरी फेच होगी फॉर द सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट। यानी कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करेंगे या जो रेंट कैलकुलेट करेंगे और सो ऑन, फिर एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट के लिए, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मैं वो कंसीडर करूंगा जो ऑर्डिनरी हम ओपन मार्केट में फैच कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एफबीआर ये कहता है कि मुझे जो है ना ओनर्स चाहिए ओपन प्राइस, ठीक है, और जो भी आप सेल परचेज कर रहे हैं उसकी मार्केट में हम इजीली कर सकें। अब उस डेफिनेशन में उसने ना एक ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश किया है आर्म्स लेंथ स्टैंडर्ड का। अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये सर ने कोई नई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली है, आर्म्स लेंथ स्टैंडर्ड। तो
बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, हम इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट सा कि आर्म्स लेंथ स्टैंडर्ड क्या होता है ईज़ी वे में। सिंपल सी चीज़ है कि अगर 2 रिलेटेड कंपनीज़ आपस में कोई बाय सेल कर रही हैं, तो वो जो उस ट्रांज़ैक्शन की जो प्राइस है वो ऐसे वो वाली रखेंगी जो फेयर मार्केट में ईज़िली फेच है जस्ट लाइक फॉर स्ट्रेंजर्स। ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अगर एक कंपनी है, ठीक है? उसने एक मशीन सेल वो मशीन सेल करता है अपने कस्टमर को 10 मिलियन की, लेकिन वही कंपनी अपनी दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनी को यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होती है ना, एक कंपनी के आगे सिस्टर कंसर्न कंपनी भी होती हैं। तो अगर उस सिस्टर कंसर्न कंपनी को वो 20 मिलियन की सेल कर देता है, अपनी टैक्सेशन को बचाने के लिए कि दूसरी कंपनी का भी फंड जो है वो मैनेज होगा और उसका टैक्स भी कम पड़ेगा। नॉर्मली हम सेल टैक्स से एग्जांपल ले लेते हैं या इनकम टैक्स अगर हम लगाने लगे उसकी इनकम के ऊपर कि उसने 10 मिलियन की जो सेल किया, मे बी उसने वो 3 मिलियन की ली हो तो 70 मिलियन के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़ूम कर रहा हूँ कि उसने उसको सेल करना होगा। तो वो ये कहता है, ये रूल ये बताता है हमें कि आर्म्स लेंथ स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने क्या करना है कि जो आप मार्केट में ईज़िली फेच कर सकते हो ना, फेयर एंड हॉनेस्ट, ठीक है, वही आप अपने सिस्टर कंसर्न कंपनी को भी दोगे। ये नहीं हो सकता कि 10 मिलियन कि आप कस्टमर को सेल करते हो और अपने ही किसी रिलेटिव्स को, भाई को या सिस्टर कंसर्न को कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल पे आप जो है उसको 20 मिलियन की जो है सेल कर लो। या हम इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आप 10 मिलियन की चीज़ जो है वो 2 मिलियन की कर दो, ठीक है? आप या 3 मिलियन की कर दो, 5 मिलियन की कर दो। तो बाज़ औक़ात कई ट्रांज़ैक्शन में आप ज़्यादा और बाज़ औक़ात आप जो है अपनी किसी दूसरी कंसर्न को, सिस्टर कंसर्न को बेनिफिट देने के लिए प्राइस कम भी कर सकते हो, प्राइस ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ यहाँ पे मैंने प्राइस ज़्यादा की एग्जांपल दिया, यहाँ मैंने प्राइस कम की एग्जांपल दी है। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि एक हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर के अंदर, ठीक है? वो एक 1 कनाल की जो है ओपन प्लॉट है, वो नॉर्मली अपने कस्टमर्स को ओपन मार्केट में जो है 50 मिलियन के सेल करता है। अब क्या हुआ कि उसी सेम सोसाइटी ने, सेम ओनर ने अपने किसी भाई को वो वही प्लॉट सेम लोकेलिटी के साथ 20 मिलियन के दिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैनेज हो रही हैं। एक कि वो 50 मिलियन के ऊपर जब सेल करा तो फॉर एग्ज़ाम्पल 236 ही भी उसको कम मिलेगा, स्टाम्प ड्यूटी भी उसको कम जो पे करनी पड़ेगी, ठीक है? वो नॉर्मली क्योंकि हमारी डीसी रेट पे जा रही होती है, एफबीआर वैल्यू पे जा रही होती है। और उसके साथ क्या है, अब एक भाई है उसने 20 मिलियन की अपनी रिटर्न में शो कराया वेल्थ स्टेटमेंट में कि जी मैंने जो 1 कनाल का प्लॉट लिया। अब मे बी जब वो 50 मिलियन करता तो उसकी टैक्स जो कंसल्टेंट है उसने उसको उस तरीके से मैनेज किया होता उसकी कि वो 20 मिलियन का ही वो कैश फ्लो जो है मैनेज कर सके, 50 मिलियन उसको मुश्किल हो रहा। अब वो वेल्थ स्टेटमेंट में कैश किस तरह से मैनेज करना होता है इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन यहाँ पे हम अभी इतना ही रखते हैं कि अगर यहाँ पे 50 मिलियन होता तो फिर एफआईआर पूछ सकता था कि यार आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या, आपने 50 मिलियन का प्लॉट किया, 20 मिलियन में भी उसने मैनेज किया हो पिछले चंद सालों में, उसकी टैक्स प्लानिंग अच्छी हो कि उसने कहा हो कि मैंने आगे प्लॉट लेना है। तो इससे इस चीज़ में क्या होता है कि आर्म्स जो है लेंथ स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप ओपन मार्केट में 50 मिलियन का दे रहे हो ना, तो आपका भाई हो, कोई रिलेटिव हो, जो भी हो, उसको आप 50 मिलियन का ही दोगे, ना कि कम में। तो ये होती है आपकी आर्म लेंथ स्टैंडर्ड, ठीक है? होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब फेयर मार्केट ट्रेंड का वो ये मैंने आपको चलिए बता दिया। अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसी को जो है मैं आगे आपको फर्दर डिफाइन करता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ आप देखें कि अब इस सेक्शन के अंदर फर्दर क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट्स से अज़्यूम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उसका जो रेंट है आपने एफबीआर को कम रिपोर्ट किया। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको क्योंकि मैंने कहा था प्रैक्टिकली है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल आप इस तरह से देख लें कि बैंक और कैश की। लेट्स से फॉर अज़्यूम करते हैं कि आपकी एक जगह का जो रेंट था ना वो 250,000 था, फेयर मार्केट रेंट। ओके, यानी कि आपके टेनेंट ने और लैंडलॉर्ड ने दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि जनाब ठीक है मैं तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे ये दूंगा, ये आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। लेकिन आपने जो है रेंट एग्रीमेंट इस तरीके से ड्राफ्ट किया और आपने टेनेंट को मना भी लिया कि आपने उसको कहा कि यार आप मुझे जो है ना 1,25,000 बैंक में ट्रांसफर करें और इसी अमाउंट में 12 महीनों पे जो है, अगर मुझे 12 महीने का रेंट आता है 12 मंथ में, तो मैं सेम है रिपोर्ट करूंगा एफबीआर को, ठीक? और 1,25,000 जो है मुझे कैश में दे दें। और उन्होंने जो रेंट एग्रीमेंट है उसको भी उन्होंने 1,25,000 के ऊपर ही ड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है? लेकिन म्यूचुअली एग्री किया है 250,000। अब आपने उस टाइम ये सोचा लैंडलॉर्ड ने कि जनाब मैंने तो 1,25,000 जो है वो कम रेंट शो किया है और मैं इसी के ऊपर जो है अपनी इनकम जो है रिपोर्ट करूंगा और मैं कम टैक्स पे करूंगा। आने वाले सालों में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कभी भी जो है वो ऑडिट ओपन हो जाता है। अब जैसे आपको ऑडिट ओपन हुआ
तो एफबीआर के जो इंस्पेक्टर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसने असेस किया कि नहीं जनाब, आपकी सेम लोकेलिटी में जो वो पोश लेट्स से पोश एरिया, वहाँ पे तो रेंट बहुत ज़्यादा है, आपने तो 50% शो करवाया, लेकिन वहाँ पे तो 250-100,000 जो है वो आपका रेंट है। तो एफबीआर कहेगा कि नहीं जनाब, आपने जो सोचा था कि मैंने 1,25,000 रुपये सेविंग किया, ये गलत है। मैं आप बेशक आपने 1,25,000 ही रिपोर्ट किया अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, लेकिन मैं इसको कंसीडर करूँगा 250,000, और अब आपने मुझे 1,25,000 के ऊपर नहीं, आपने मुझे 2,25,000 रुपये टैक्स पे करना है। इसके ऊपर मैं डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लूँगा और पेनल्टी भी इम्पोज़ करूँगा। क्लियर? तो उसके बाद जो है, अगर मैं आपको जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ लग गई होगी। सेम अगर मैं लीगल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा बता दूँ, तो सब सेक्शन 5 को हम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा। और कभी भी आपने एक सेक्शन को पढ़ के कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि एक सेक्शन के साथ मैं बार-बार कहता हूँ, कोई डिफरेंट सेक्शंस भी एसोसिएट होते हैं, ठीक है? बाज़ औक़ात वो प्रिवेल ओवर रूल्ड कर रहे होते हैं, तो एक सेक्शन में अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, तो किसी दूसरे सेक्शन में भी शायद उसकी एक्सेप्शन वगैरह डिफरेंट हो। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, कीप इट शॉर्ट, कि फेयर मार्केट जो रेंट है, ठीक है, नॉर्मली वो होगा जो ओपन मार्केट में हम करें, फेच कर सकें, और बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज हो अंडर द सिमिलर कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन रिस्क आ जाता है। अब जब हम वैल्यूएशन रिस्क क्या है वो मैंने कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर तो बताया हुआ है, यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे उसको भी जो है इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा डीम्ड इनकम का कांसेप्ट आ जाता है, कि इसने शेल का वर्ड यूज़ किया, मैंडेटरी किया, ट्रीटेड एज़ हैविंग ड्राइव्ड इनकम। अब ट्रीटेड एज़ हैविंग ड्राइव्ड इनकम जो है आपकी डीम्ड इनकम का कांसेप्ट आ जाता है। अब डीम्ड इनकम क्या होती है, कि एफबीआर ये कहता है कि जनाब, आपने जो मुझे शो किया है, एक्चुअली में रिसीव किया है, मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। मेरे मुताबिक आपने जो है टैक्स ज़्यादा जो है रिसीव किया है। ये लोग क्यों करते हैं? ताकि टैक्स की जो है अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें, अपना टैक्स बचा सकें। लेकिन एफबीआर जो है वो हमेशा ये कहता है कि जनाब, मैं आपसे फेयर मार्केट रेंट के ऊपर ही टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा। चाहे आपके पास एक्चुअल रिसीट्स जो हैं, जिस तरह मैंने बताया 1,25,000 के वो बैंक में आ रहा था, ठीक है, और आपका कोई लीगल इंटाइटलमेंट टू हायर रेंट जो है वो 2,25,000 का नहीं था, मैं तो 1,25,000 पे किया हुआ था। तो ये होने के बावजूद जो है वो कहेगा कि नहीं जनाब, मैं 2.5 लाख ही कंसीडर करूँगा। इसके मैं 2 सिनेरियो पे आपको डीम्ड इनकम का कांसेप्ट भी दे देता हूँ, कि सिनेरियो 1 में नॉर्मल इनकम का एग्जांपल लेते हैं, कि आपने जो रेंट रिसीव किया वो 100,000 पर मंथ था, और ये आपका फेयर मार्केट रेंट भी था, एक्चुअल में आपको बैंक में यही रिसीव हुआ है, और आप इसी के ऊपर टैक्स देंगे। इन दिस केस देयर इज़ नो टैक्सेशन प्रॉब्लम। बट अगर हम सिनेरियो बी की बात करें, डीम्ड इनकम की, तो लेट्स से शॉर्ट से एग्जांपल देता हूँ, कि आपने 20 मिलियन की जो एक प्रॉपर्टी बाय की है, और वो आपने रेंट पे दे दी। लेट्स से आपने उसका जो रेंट है पूरे साल में 2 मिलियन रिसीव किया, 12 महीने में 2 मिलियन आपने रिसीव कर लिया। तो एफपीआर आपसे ये पूछ सकता है कि जनाब, ये जो 20 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या आपने ये इसका सोर्स क्या है? क्या आपने लोन लिया था, इनहेरिटेंस में आया, या कोई आपकी सेविंग ट्रेल है, आपने पिछले सालों में क्या किस तरीके से इसको 20 मिलियन जनरेट किया है? अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना लोन का प्रूफ है, ना कोई इनहेरिटेंस का प्रूफ है, कोई सेविंग का नहीं है, तो एफबीआर ये कहेगा कि जनाब, ये जो 20 मिलियन है ना, ये आपकी डीम्ड इनकम है। अब चाहे डीम्ड इनकम आपने अर्न नहीं की उस साल में, और ना ही आपने इसको रिपोर्ट किया हुआ है एज अ इनकम, तो एफबीआर जो है वो क्या कहेगा कि जनाब, इसके ऊपर जो है मैंने आपसे टैक्स लेना है, और आपको पता है उसके ऊपर भी सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन का भी सारा वो आ जाता है सिलसिला, उस तरफ नहीं मैं जाता। अब आपने बस इतना याद रखना है इस सब सेक्शन के पर्सपेक्टिव में, कि जो डीम्ड इनकम है ना, दैट इज़ द वेपन फॉर द एफबीआर फॉर इन्फोर्समेंट टीम। ठीक है, इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो कहेगा, जो आपकी लेजिटिमेट इनकम भी होगी ना, वो कहेगा कि जनाब, आपकी डीम्ड इनकम है। अब इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो टैक्स पेयर के ऊपर है, ना कि एफबीआर के ऊपर। वो आपने फिर उसको एविडेंस प्रोवाइड करना है कि ये 20 मिलियन मैंने कहाँ से रिसीव किया। ये थोड़ा सा टेबल बनाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है, फॉर द पीरियड द प्रॉपर्टी इज लेट आउट ऑन रेंट इन दैट ईयर, इसमें क्या है कि ये ओनली अप्लाई करता है उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आपने एक्चुअली रेंट रिसीव किया है। आपके पास रेंट का एग्रीमेंट है कि मैंने 6 माह या 8 माह रेंट रिसीव किया, ये उस पर अप्लाई करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये एंटी अवॉइडेंस पर्पज़ के लिए है, कि जनाब, अगर आपने कम कीमत में रेंट अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दिया हो, ताकि, या कंपनीज जो हैं, दूसरी एक कंपनी या सिस्टर कंसर्न दूसरी, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो वो दूसरी कंपनी को जो है वो बिल्डिंग रेंट पे, प्लांट रेंट पे, कोई वेयर हाउस देती है, कोई शॉप देती है, तो कम रेट्स पे ना दे, ताकि टैक्सेशन
को जो है वो अवॉइड कर सके। या बाज़ औक़ात 2 इंडिविजुअल्स होते हैं भाई, एक इनकम ज़्यादा कंप्यूट हो रही होती है, तो वो दूसरे भाई के नाम पे जो है रेंट एग्रीमेंट करवा देता है, ठीक है? उसके नाम पे प्रॉपर्टी लगा देता है ताकि उसे रेंट आए। एक्चुअली में तो ओनर वही होगा, लेकिन उसकी टैक्सेशन बचाने के लिए इस तरह से करता है। तो ये सारी चीज़ें इनको कैटर करने के लिए बनाई हुई हैं। तो जो की टेक अवे या कोर रूल वो आपने याद रखना है कि आपका अगर एक्चुअल रेंट जो आप बैंक में आपको आ रहा है या आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है, जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं, in that case, if it is lower than the fair market rent, FBR will always substitute that actual less rent with the higher fair market rent. अगर आपने 100 रुपीज़ रिसीव किया और एक्चुअल था 150, तो FBR 150 के ऊपर टैक्स लगाएगा। तो टैक्स इज चार्ज ऑन डीम्ड रेंट, नो नॉट ऑन एक्चुअल रेंट। तो अब हम लास्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि अब आपका क्रिटिकल एनालिसिस क्या होगा कि ये जो आपकी सारी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन दिया है, टैक्स ऑफिसर इसमें क्या करेगा कि वो नियर बाय प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेगा, यूज़ वैल्यूएशन डाटा करेगा, बाज़ औक़ात एफबीआर की वैल्यूएशन टेबल पे भी वो देखता है, फिर वो उस जगह पे विज़िट करके वो टीम्स को फिज़िकल वेरीफ़ाई करवा के बता भी सकता है कि पता भी कर सकता है कि यहाँ पे जो है एक्चुअल रेंट की है। अब यहाँ पे ना बड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, उसकी वजह क्या है? मार्केट का रेंट फ्लक्चुएट करता है। अब जिस तरह अगर हम आज मई 2026 में बैठे हैं, प्रॉपर्टी डाउन है, इकोनॉमी का क्या हाल है, तो अब एफबीआर यहाँ पे आपको तंग कर सकता है कि जनाब पिछले साल या आज से 2-3 साल पहले तो यहाँ पे 4 लाख रेंट था, अब आप 2 लाख क्यों कर रहे हैं? और क्या पता वहाँ पे एक्चुअली 2 लाख रेंट चल रहा हो, ठीक है? फिर यहाँ पे रिलेटेड पार्टी एग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है ताकि प्राइसिंग को जो है वो रेंट को कम शो करवाया जाए। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं कि प्रॉपर्टी की कंडीशन जो है वो क्यों डिफ़र करती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेजर मैंने यहाँ पे लिख दी है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, सेम लोकेलिटी के ऊपर है, लेकिन आपने रेंट शो करवाया कि मेरा 4 लाख रुपया पर मंथ है, लेट्स से कमर्शियल है, लेकिन आपके साथ जो वाली बिल्डिंग जो है वो 8 लाख रुपए पे चली हुई है। तो इसमें बाज़ औक़ात प्राइम वर्सेस नॉन प्राइम भी आ जाती है, फिर एक्सेसिबिलिटी लोकेलिटी आ जाती है कि मेन के ऊपर है, कमर्शियल एरिया के पास है, या आस-पास कोई उसका बड़ा कोई गार्डन है, जिस तरह सोसाइटीज़ में होता है, वहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी प्लॉट्स की डिफरेंट होती है। फिर प्रॉपर्टी का साइज़ भी आ जाता है कि लंबा प्लॉट है, उसका त्रिकोण शेप में है, उसकी थोड़ी-सी प्राइस कम होती है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, मटीरियल कैसा लगा हुआ है, फिर कंपेरेबल मार्केट है कि जिस तरह अब लेट्स से बहरिया ऑर्चर्ड है, उसके आस-पास दूसरी सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे उसका क्या जो है वो रेंट चल रहा है, ये भी देखना पड़ता है। फिर सप्लाई एंड डिमांड का भी है, जिस तरह आजकल मैंने बताया प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है, अगर कोई रेंट कोई रिसीव करता है उसका कम रेंट आता है, लेकिन एफबीआर तो आपको ये तंग करेगा और जान के कहेगा कि जनाब आपका जो रेंट है पिछले साल तो या पिछले सालों में तो दूसरी जो रिपोर्टिंग है जिन्होंने रेंट ले रहे हैं वो 4-4 लाख ले रहे हैं, आपने 1 लाख क्यों करवाया? जबकि एक्चुअल आप 1,90,000 ही रिसीव कर रहे हो, ठीक है, 80,000 भी रिसीव कर रहे हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, फिर इकोनॉमी के हालात भी वैसे हैं। फिर नेचर ऑफ टेनेंट भी आता है कि बाज़ औक़ात आपने कॉर्पोरेट लेवल पे दिया और जैसे बैंक्स की बिल्डिंग होती है, अब एक कमर्शियल 2 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ठीक है, सेम साथ-साथ हैं, बैंक को आपने 4 लाख रुपए पर मंथ पे दिया हो, लेकिन उसके साथ में भी कोई आपकी एक बुक शॉप हो, ठीक है, उसको आपने जो है वो 50,000 लाख रुपए पे रेंट पे दिया हो, तो ये भी आ जाती है। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल एग्रीमेंट जो मैंने कॉर्पोरेट वाली एग्जांपल दी। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन जो है फेयर मार्केट रेंट का समझ आ गया होगा। कोशिश तो की है कि मैंने इसको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आपको पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये 100% प्रैक्टिकल था। तो थोड़ी-सी वीडियो लंबी है मुझे पता है, लेकिन आप लोगों का साथ का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 15 का सब सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। इसी तरह इन सब सेक्शंस को सारा-सारा थोड़ा-थोड़ा स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी एक्सेल के ऊपर कंप्यूटेशन भी करेंगे और पोर्टल के ऊपर जाके डाटा एंट्री भी करेंगे। थैंक यू सो मच वन्स अगेन फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।